तो वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। तो इससे पहले मैंने जो इकोनॉमिक्स का जो थर्ड चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, उसके ऊपर एक डिटेल जो है नोट्स की वीडियो डाल रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जियोग्राफी, सिविक्स और जो हिस्ट्री है, इन तीनों के भी चैप्टर्स के जो है जो आपके टर्म 2 में आने हैं उनके डिटेल्ड जो नोट्स की वीडियो उसको डाल रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जिसमें आपको 100% कवर मिल जाएगा चैप्टर में से स्टडी मटेरियल जो है, इनको डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके डाउनलोड कीजिए। मेरी गारंटी है आपका 98 to 99% पक्का है अगर आप इन नोट्स से स्टडी करते हैं। तो पिछली बार भी जो मैंने फर्स्ट टर्म के नोट्स बनाए थे, लगभग सारा पेपर उसी में से आया था। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। उसके सबसे पहला टॉपिक है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एमएनसी। एमएनसी इज़ ए कंपनी। एक एमएनसी एक ऐसी कंपनी है जो कि कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को या फिर ओन करती है एक से ज़्यादा कंट्री में। मतलब जो कंपनी का कंपनी की जो मार्केट है एक से ज़्यादा उसमें है, कंट्रीज़ में है, वो आपके एमएनसी कहलाते हैं, जैसे कि सैमसंग, एप्पल, एलजी एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद है लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ एमएनसीज। एमएनसीज के लोकेशनल फैक्टर मतलब कहाँ पे उनको एस्टेब्लिश करा जाता है, कहाँ पे उनको सेटअप करा जाता है, उस पर क्या किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है क्लोजनेस ऑफ मार्केट में। उसके बाद मार्केट जो है उसके कितने पास है और चीप लेबर मिले वहाँ पे लोगों को, स्किल और सॉरी कंपनी को चीप लेबर मिले, ये फैक्टर है। और कुछ जो अदर फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, वो चीज़ें भी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है फेवरेबल होने चाहिए लोगों के, कंपनी के लिए। ठीक है। कई जगह पे गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ हार्श टाइप होती है, कई जगह पे थोड़ी ढीली टाइप होती है, जैसे इंडिया में कई। ठीक है। तो इस तरह से उनके लिए फेवरेबल होनी चाहिए। उसके बाद है स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी। एमएनसी के द्वारा प्रोडक्शन का जो स्प्रेडिंग है वो किस तरह से है। ठीक है। जो एमएनसीज की एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी कंट्रीज़ में जो है स्प्रेड हो चुकी हैं। जब उनका पेरेंट कॉरपोरेशन एक कंपनी में होता है, एक कंट्री में होता है, और सब्सिडरीज मतलब उनकी छोटी छोटी ब्रांचेज जो हैं कई कंट्रीज़ में होती हैं वर्ल्ड के अंदर। एग्जांपल लेते हैं आईटीटी का, जो कि बहुत बड़ी एमएनसी है, जो अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिज़ाइन करती है रिसर्च सेंटर में, जो कि यूएस में है। और उसका जो मेन जो हेडक्वार्टर है वो भी यूएस में है। और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करा जाता है चाइना में, फिर उनको शिप करा जाता है, उनको ले जाया जाता है मैक्सिको और ईस्टर्न कंट्रीज़ में यूरोप की, वहाँ पे उनको असेंबल करा जाता है और फिनिश गुड जो हैं पूरे वर्ल्ड में सेल किए जाते हैं। ठीक है। और कंपनी का जो कस्टमर केयर सेंटर है वो इंडिया में है। तो कई कई देशों में ये जुड़ी हुई है। तो इस तरह से जो एमएनसी है वो इंटरलिंक करती है प्रोडक्शन को कई कंट्रीज़ के बीच में मतलब। ठीक है। उसके बाद है एमएनसी जो है जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल कैसे करती है। तो बाय जॉइंट वेंचर मतलब क्या करती है वो एमएनसी जो है, लोकल जो कंपनीज होती है उसके आसपास की, जिस कंट्री में वो अपना जो है ब्रांच खोल रही है, उस कंपनी में जो लोकल कंपनीज होती हैं उनके साथ वो जो एक एग्रीमेंट साइन कर लेती है, वो फिर मिल के काम करते हैं। एमएनसी उनको पैसे प्रोवाइड कराती है, वो उनको नई मशीन्स देती है, इन्वेस्टमेंट करती है उनके उसमें, और वो जो है प्रोडक्शन करते हैं और एमएनसी उसको अपने नाम से फिर बेचती है। ठीक है। उसके बाद है बाय बाइंग लोकल कंपनीज़। और कई बार क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, एमएनसी क्या करती है, उन कंपनीज़ को बाय कर लेती है फिर बाद में। ठीक है। उसके बाद प्लेसिंग ऑर्डर टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ये मैंने आपको बताया भी, लोगों को उनको जी भी मतलब छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको जो है ऑर्डर प्लेस कर देती है, फिर उनको अपने नाम से बेचती हैं कंपनियाँ। ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ एमएनसी। एमएनसी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। एमएनसी जो हेल्प करती है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैपिटल की। अब अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंपनी में क्या होता है, कैपिटल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कम होती है, तो एमएनसी उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। एमएनसी यूज़फुल हो सकती है फॉरेन एक्सचेंज की जो है अगर मान लो किसी कंट्री में, जैसे अब श्रीलंका में क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज जो है वहाँ पे बहुत कम है। ठीक है। उनके पास, तो उसको बढ़ाने में उसकी हेल्प कर सकती है एमएनसी। ठीक है। उसके बाद है एमएनसी हेल्प इन इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट्स। जो एमएनसी है वो वर्ल्ड मार्केट्स में मतलब जितनी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं उनका इंटीग्रेशन करने में हेल्प करती है। और
एमएनसी की जो एंट्री अगर स्मॉल कंट्री में हो जाए तो उनके लिए बहुत बड़े रास्ते उनके लिए खुल जाते हैं। उनकी डोमेस्टिक मार्केट जो है वो भी वर्ल्ड क्लास मार्केट बन सकती है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। और उसके बाद है, और ये फॉरेन ट्रेड भी जो है इंक्रीज़ करती है। और एमएनसी है तो ये कई जो स्मॉल इंडस्ट्री है उनमें इन्वेस्ट करके उनको प्रमोट करती है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड जो होता है एमएनसी के द्वारा वो लोकल जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, जिससे कि वो अपनी कंट्री में दूसरे देशों में अपना जो है प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल कर सकते हैं। और फॉरेन ट्रेड के जो है एडवांटेजेस के, आपने ऊपर फॉरेन ट्रेड का नाम कई बार पढ़ा हुआ, तो उसके एडवांटेज क्या हैं। काफ़ी समय से जो है फॉरेन ट्रेड जो लोगों के बीच में मेन चैनल है, कंट्रीज़ को जोड़ने का मेन चैनल यही था, मेन जो आप कह सकते हो रास्ता या तरीका, ठीक है। तो इसको सिंपली क्या कह सकते हैं कि ये जो है फॉरेन ट्रेड लोकल प्रोड्यूसर्स को क्या करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है अपने प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में या अपनी मार्केट में बेचने के बजाय पूरी कंट्री में या फिर वर्ल्ड लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको सेल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है विद द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड चॉइस ऑफ गुड इन मार्केट इंक्रीज। मतलब अब देखो ट्रेड एक्सपेंशन होएगा। अब मान लो एक कंट्री में 10 कंपनियाँ हैं, ठीक है, दूसरी कंपनी में भी 10 हैं। अब मान लो दोनों के बीच में ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड होता है, तो क्या होएगा, दोनों की 10 उधर भी आ जाएंगे उधर भी आ जाएंगे, मतलब 20 कंट्रीज हो जाएंगे एक कंट्री में। तो लोगों के पास चॉइस ज़्यादा होगी और क्वालिटी भी बढ़ेगी, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो रेट भी घटेगा, तो कंज्यूमर्स को भी कई फ़ायदे होते हैं इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद है ट्रेड के एक्सपेंशन के साथ साथ जो है प्राइजेज़ हैं दो मार्केट्स में वो सेम गुड्स के वो इक्वल हो गए हैं। पहले क्या होता था, कहीं कहीं ज़्यादा होता था कहीं कम होता था, पर अब इक्वल हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रेड प्रमोट्स कंपटीशन। ट्रेड जो है कंपटीशन को प्रमोट करता है, कंट्री के अंदर कंट्री के बाहर भी, ठीक है। जो डिफरेंट कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने बीच में इजीली कंपेट कर सकते हैं, चाहे वो थाउजेंड्स हो, मतलब काफ़ी दूर। अब देखो एक कंपनी यूएस में है, एक कंपनी इंडिया में है, ठीक है। एप्पल जो है एप्पल आपकी यूएस में है, इंडिया में माइक्रोमैक्स है। अब ये दोनों आपस में कम्पीट कर सकते हैं, मैं वैसे एग्जांपल के थ्रू बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों आपस में कम्पीट कर सकते हैं, चाहे इनके बीच में थाउजेंड्स ऑफ माइल का रास्ता है, काफ़ी दूर रहते हैं, ठीक है। और जो फॉरेन ट्रेड है वो मार्केट्स को ज्वाइन करने में, उनके इंटीग्रेशन में हेल्प करता है, रिजल्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि मॉडर्न फैसिलिटीज़ की वजह से ये। उसके बाद हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़। कहने का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अब इंटीग्रेशन हो रहा था, सारी मार्केट आपस में जुड़ रही थी, सारी कंट्रीज़ आपस में जुड़ रही थी एमएनसीज और फॉरेन ट्रेड के थ्रू, तो उसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड को जो है अलो करता है। उसके बाद फैक्टर दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को अनेबल करने के फैक्टर्स के बारे में बताना है जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ है। सबसे पहला इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है जिसकी वजह से फास्टर डिलीवरी हो सकती है गुड्स की लोअर कोस्ट्स पे, ये एक बहुत बड़ा रोल इसने प्ले करा है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन आईटी। आईटी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, जो है जो प्रोडक्शन जो सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है उसको स्प्रेड आउट करने में, ठीक है, हर कई कंट्रीज़ में। और टेलीकम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो एक दूसरे को कांटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद है लिबरलाइजेशन। जो नेशंस ने, जो कंट्रीज़ थे, कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने जो ट्रेड बैरियर्स थे उसको इनको रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से जो कि लगे हुए थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, जिसने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करा, ठीक है। उसके बाद है मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। जो ये था, ये जो इसको जो है मतलब इसने प्रमोट करा फॉरेन ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट के फ़्लो को, ठीक है। उसके बाद है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एमएनसी। इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, इन्होंने जो है फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करा, जिससे ग्रेटर इंटीग्रेशन हुआ था मार्केट का। ये सारा कुछ हमने ऊपर पढ़ा ही है, ठीक है। उसके बाद आता है रोल ऑफ आईटी इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने में आईटी का क्या रोल रहा,
ठीक है, आईटी सेक्टर का। अभी हमने ऊपर वो तो मेन बातें पढ़ी, बट सॉरी जो मतलब एक पॉइंट पढ़ा। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के में आईटी का रोल और जो लिबरलाइजेशन है उसका रोल। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइक कंप्यूटर्स, इंटरनेट, इसने जो है ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया। इंटरनेट की यूज़ से वर्ल्ड में कहीं भी कम्युनिकेट किया जा सकता है नेग्लिजिबल कॉस्ट पे, नाम मात्र की कॉस्ट पे। और इसका यूज़ जो है डाटा को ट्रांसफ़र करने में भी होता है। और एमएनसी का जो आईटी है उसने एमएनसी की भी हेल्प करी अपनी मार्केट जो है उसको एक्सपेंड करने में। ठीक है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ की वजह से ये इजी हो गया है एक्सेस करना, कि मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना आसान हो गया है। और मनी को ट्रांसफ़र करना आसान हो गया है, मार्केट को लिंक करना आसान हो गया है। और कस्टमर केयर सेंटर्स को सेटअप करना भी आसान हो चुका है। सिर्फ ये आईटी की वजह से हुआ है। उसके बाद है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का क्या रोल रहा, पहले लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन जो है बैरियर्स को हटाना होता है, जो कि गवर्नमेंट ने लगाए होते हैं इंडस्ट्री और ट्रेड पे, उसको हटाना होता है बैरियर्स को, तो उसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इन ट्रेड। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या जो स्टेप्स जो है टेकन करें जो लिबरलाइजेशन को एस्टेब्लिश करने में, तो उन्होंने क्या करा जो है इंडस्ट्रीज़ को फ्री कर दिया, अपने जो मार्केट है उसको एक्सपेंड करने के लिए उसको फ्री कर दिया। पहले उन पर टैक्स लगते थे और उनको वो फ्री है कि अब वो अपनी मशीनरी को इंपोर्ट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को अदर कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी टैक्स। ठीक है, उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं ग्लोबलाइजेशन में, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है इंडियन इकोनॉमी पे। ठीक है, इस पॉलिसी की वजह से जो एमएनसी है उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करा, और जिसकी वजह से लोगों को जो है वैरायटी ज़्यादा मिल रही है चीज़ों की चीपर रेट्स पे। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग की वजह से ही आपको इंस्टा जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव हुए हैं, भी बिल्डिंग्स वगैरह इतनी अच्छी बन गई हैं। तो ये इसमें क्या रखा है। उसके बाद है लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बिग बूस्ट दिया है। ठीक है, और लिबरलाइजेशन जो ग्लोबलाइजेशन है उसने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो है क्रिएट करी हैं कंपनीज़ के लिए, उन वो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, इसका क्या रोल से, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल्स ऑफ मतलब नेशंस के बीच में ट्रेड के कुछ रूल्स बनाती है और उनके साथ डील करती है। WTO का क्या क्या एम्स थे, इसका सबसे बड़ा एम था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको एक ओपन, यूनिफॉर्म और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में किया जाए। ये इसका सबसे बड़ा एम था। और ये जो है ट्रेड डिस्प्यूट को भी हैंडल करती है और रूल्स बनाती है गवर्नमेंट के जो ट्रेड के लिए, जो कि सारे मेंबर्स को फॉलो करने होते हैं। ठीक है, और ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है जो डेवलपर कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री और जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनको। ठीक है, और ट्रेनिंग भी देती है। लिमिटेशंस क्या है इसकी, कि डेवलप्ड गवर्नमेंट जो है, डेवलप्ड कंट्री जो हैं उन्होंने अपने बैरियर अनफेयर तरीके से रिटेन रखे, बनाए रखे ट्रेड बैरियर। और जो WTO है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फोर्स कर रही है। मतलब जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके तो ट्रेड बैरियर वैसे के वैसे रह गए, पर जो डेवलपिंग कंट्री है उनके ऊपर दबाव बन गया कि तुम हटाओ। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन का वर्कर्स के ऊपर क्या रोल रहा, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के और प्रेशर की वजह से, कंपटीशन के प्रेशर की वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई। और ग्लोबलाइजेशन ने की वजह से सिर्फ जो स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स हैं उनको ही गेन मिला। पहले के समय क्या होता था, जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते थे उनको भी परमानेंटली बेसिस पे उनको जो है एम्प्लॉय किया जाता था, पर आज के टाइम में ऐसा होता है कि उनको टेम्परेरी बेसिस पे ऑर्गेनाइज करा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम आजकल के टाइम मतलब काफ़ी 12-13 घंटे 14 घंटे इतना उनको काम करना पड़ता है, इससे भी ज़्यादा बल्कि। और नाइट शिफ्ट्स भी लगानी पड़ती हैं पीक सीज़न, मतलब जिस सीज़न में डिमांड ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की। तो काफ़ी इसके ड्रॉबैक्स हैं। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो कंडीशंस हैं वो अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो कंडीशंस हैं उनके बराबर ही आ गई हैं। अब फ़र्क रह ही नहीं गया इनमें। ठीक है,
अब जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती और जो बेनिफिट्स उनको पहले मिलते थे वो नहीं मिलते। ठीक है, उसके बाद है गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स को जो है करा जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उन्होंने अट्रैक्ट करा। सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZs, इनको एस्टेब्लिश करा गया वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए, जैसे कि चीप इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, एजुकेशन फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। ये बनाए गए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद है फ्लेक्सिबल लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल करा गया। पहले के टाइम में क्या होता था, लेबर लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे और अब कंपनीज़ में जो है उनमें काफ़ी बदलाव कर दिया गया कि अब उनको काफ़ी थोड़ी सी चीज़ें फॉलो करनी होती है उस रोल की। मतलब कि लेबर के ऊपर जो लेबर के लिए जो राइट्स हैं उनको कम कर दिया गया, जिसकी वजह से जो कंपनी है वो वर्कर्स को ईजिली हायर कर सकती हैं। उसके बाद रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर रिमूव हुए तो गुड्स इजीली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो सकते हैं, इसलिए इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी अट्रैक्शन दिया। उसके बाद है जो ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़ है इसको कैसे जो और अच्छा किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट को कुछ जो है सर्विसेज को प्रिपेयर करना चाहिए जो कि इंटरेस्ट और जो उसको प्रोटेक्ट करें, खाली रिच और पावरफुल के नहीं, बाकी सभी लोगों के लिए जो कि इस कंट्री में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट को लेबर लॉज को इंश्योर करना चाहिए कि लेबर लॉज को जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उनको राइट्स मिल रहे हैं या नहीं। जो गवर्नमेंट है वो कुछ आइटम्स को रिजर्व कर सकती है स्मॉल स्केल की जो और लोकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए, और वो WTO के जो रूल्स हैं उसके लिए उसके साथ नेगोशिएट, मतलब उसके जो है विद्रोह भी कर सकती है, विरोध भी कर सकती है उसका, फिर अच्छे रूल सही रूल बनाने के लिए। और ये ना अगर ज़रूरत हो तो गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर का भी यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर इंडिपेंडेंस के बाद ट्रेड बैरियर को क्यों लगाया। ठीक है, वो इसलिए लगाया था क्योंकि उस टाइम पे जो है इंडस्ट्रीज़ जो हैं ग्रो होना शुरू हो रही थी। उस टाइम अगर इंपोर्ट से मतलब जो बाहर के कंट्रीज़ थे उनके साथ अगर कंपटीशन होता तो वो उनको इम्प्रूव जो है कम अब मतलब ग्रो नहीं होने देता, और इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से उनको बूस्ट मिला और आयरन एंड स्टील के जैसे जो बेसिक इंडस्ट्रीज है इनको भी बूस्ट मिला था। ठीक है, उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंडियन मार्केट्स हैं वो रिसेंट ईयर में कैसे ट्रांसफॉर्म हुई हैं। तो है एक्सपेंशन थ्रू MNCs। सबसे पहला तो पॉइंट ये होगा कि इंडियन गवर्नमेंट है जो इंडियन जो मार्केट है वो MNCs के द्वारा ट्रांसफ़र हो गई है, मतलब उसमें चेंजेस काफ़ी आ गए हैं। काफ़ी कंट्रीज़ की जो हैं MNCs जैसे कि कोका कोला, सैमसंग जो है अपने प्रोडक्ट इंडिया में बेच रही है, और इंडियन MNC जो हैं रैनबैक्सी, टाटा, रिलायंस, ये अपने प्रोडक्ट्स दूसरी मार्केट्स में बेच रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंशन थ्रू ट्रेड, फॉरेन ट्रेड जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है प्रोड्यूसर्स के लिए डोमेस्टिक मार्केट से भी आगे बढ़ने के लिए, तो वो अपने प्रोडक्ट एक कंट्री में नहीं दूसरी कंट्री में भी बेच पाते हैं, जो यहाँ के छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो भी। ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन भी जो इस पॉलिसी की वजह से क्या हुआ कि जो बैरियर्स हैं उनको रिमूव कर दिया गया, तो काफ़ी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुई। उसके बाद है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी काफ़ी रोल प्ले करा इसमें। तो जो इंडियन मार्केट को जो है एक्सपेंड करा गया WTO के द्वारा, क्योंकि इंडिया भी है जो WTO का फाउंडर मेंबर है WTO का इंडिया। तो उसका मेन एम है कि वर्ल्ड ट्रेड को लिबरेट करना WTO का, जो कि इसने करा भी काफ़ी हद तक, बस उसके ड्रॉबैक्स भी जो हमने पढ़े थे। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ फिनिश होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके बाद मैं आपके लिए मैप वर्क की वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसके बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा SST का मेरी तरफ से। अगर आप इसे अच्छी तरह स्टडी करते हैं तो मेरी गारंटी है आपके 90 to 99% मार्क्स पक्का है SST में। ठीक है, तो यार रिस्पॉन्स दिया करो ना, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इतनी मेहनत से नोट्स बनाए हैं बट रिस्पॉन्स बिल्कुल जीरो है। 3-4 व्यूज़, 5 व्यूज़, इस तरह से व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स दिया करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।